सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 13 को। एज वी नो दैट वी आर कवरिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 12 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 को डिस्कस करते समय हम दो डॉक्ट्रिन्स को डिस्कस करेंगे विच आर गिवन इन द आर्टिकल इटसेल्फ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी रीड द आर्टिकल, हमें ये देखना है कि इस आर्टिकल को ऐड करने का पर्पस क्या है, आर्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम इस आर्टिकल को, इस प्रोविजन को रिमूव करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें, इट्स वेरी एविडेंट कि ब्रिटिश एरा के दौरान इंडियंस का तो काफी बुरा हाल रहा। कोई खास ह्यूमन राइट प्रोवाइडेड नहीं थे और जो कुछ थे वो काफी इजिली वॉयलेट होते थे। तो इसी को देखते हुए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने डिसाइड किया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हम इंडिया के सिटीजन्स को देंगे जो उनकी लाइफ के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होते हैं। और दे ऑल्सो वांटेड टू मेक श्योर कि इन फ्यूचर पीपल शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने कुछ सेफ गार्ड्स भी ऐड किए। तो उन सेफ गार्ड में से आर्टिकल 13 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल डिस्कस इट इन द लेंथ। सो लेट्स रीड द आर्टिकल फर्स्ट. So Article 13 Clause 1, it says, all laws in the force of the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. So ये provision क्या कहता है कि जितने भी laws थे जो कि in force थे, जो prevail कर रहे थे इंडिया की टेरिटरी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, so immediately before the commencement of our constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जितने भी लॉ प्रिवेल कर रहे थे, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो एंड देयर मेनी मोर, ये सारे लॉज जो हैं ओवर 1950 के पहले के हैं। सो नेक्स्ट पार्ट सेज, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो वो सारे लॉज अगर इस पार्ट मतलब पार्ट 3 के अगेंस्ट जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, देन शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो वो सारे प्रोविजंस, वो सारे लॉ उस हद तक वॉइड हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर पूरा एक्ट वॉइड नहीं होगा, वो उस लिमिट तक, जितनी लिमिट तक वो वोलेट करे फंडामेंटल राइट को, उतना ही वॉइड होगा, वो पूरा एक्ट वॉइड नहीं होगा। सो वी हैव टू रीड दिस फ्रेज वेरी केयरफुली, टू द एक्सटेंट, उतना ही वॉइड होगा, ना कि पूरा का पूरा एक्ट। ओके, बी वॉइड। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अगेन दिस पार्ट 3। तो यहाँ पर एक ड्यूटी कास्ट कर रहे हैं ये आर्टिकल स्टेट के ऊपर कि स्टेट को ऐसा कोई भी लॉ नहीं इनेक्ट करना है जो फंडामेंटल राइट के अब्रिज करे या फिर उसके कॉन्ट्रावेंशन में हो। सो दिस इज द ड्यूटी व्हिच इज कास्ट ऑन दी स्टेट। अगर स्टेट ऐसा कोई बनाता है लॉ तो वो दोबारा टू द एक्सटेंट, जितना वोलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, उतना ही वॉइड हो जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। सो हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की डेफिनेशन में पढ़ा कि वहां पर 2 बार वर्ड यूज हुआ है लॉज। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सेज एग्जिस्टिंग लॉज। सो ये जो वर्ड है लॉज, इसका मतलब क्या है और ये क्या क्या इंक्लूड करेगा। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 हमको ये आंसर करता है। सो इट विल इंक्लूड ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूसेजेस। और यहाँ पे नोट करने की बात है कि अमेंडमेंट्स को हमने ऐड नहीं किया है और इसी पे पूरी कंट्रोवर्सी थी, काफी सारे लीडिंग केसेस थे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती। So we will discuss this some other days, but this will not include amendments as we need to remember this. So having discussed it, अब हमको देखना है एग्जाम्पल से कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है कैसे। Let's see. So this I have made showing the eclipse just to understand. तो हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मेनी मोर,
ज्यादातर जो एक्ट्स हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले से हैं। तो हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं तो उनकी रेज सिटीजन तक पहुंचेगी नहीं, एंड दे विल बी वॉइड हियर ओनली, और सिटीजन विल बी इम्यून। ये राइट्स सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। किसी प्रोविजन में, किसी एक्ट में 10 प्रोविजंस हैं, जिसमें से 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं, और 8 प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जाते। तो क्या हम इस पर्टिकुलर लॉ को जस्ट बिकॉज 2 प्रोविजन गलत जा रहे हैं पूरा खत्म कर देंगे? द आंसर इज नो। हम इस पूरे एक्ट को खत्म नहीं करेंगे, बट ये 2 प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, पार्ट 3 के, वो यहाँ तक ही रहेंगे, यहाँ पर ही वॉइड हो जाएंगे, एंड दे विल नॉट रीच टू द सिटीजंस। वेयर एज ये जो 8 प्रोविजंस हैं ये सिटीजन तक पहुंचेंगे, एंड दे विल बी एप्लीकेबल ऑन द सिटीजंस। तो यहाँ पर जो ये डॉक्ट्रिन है सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को रोकती है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। बाकी की जो प्रोविजंस हैं दे विल बी वेरी मच एप्लीकेबल। वो पूरा का पूरा एक्ट खत्म नहीं होगा, जस्ट वो प्रोविजंस को रोक दिया जाएगा वहां पर, और वो सिटीजन तक पहुंचेंगे नहीं। बट लेट्स सी दिस पार्ट। अब हम नोटिस करेंगे कि जो रेस है ये सिटीजन, नॉन सिटीजन तक पहुंच रही है, बिकॉज नॉन सिटीजन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन, दे आर आउटसाइड ऑफ द पर्व्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन। सो नॉन सिटीजन को ये राइट नहीं है, ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, नॉन सिटीजन पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होती है। और अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चला गया है, वो नॉन सिटीजन पे एप्लीकेबल होगा। सिटीजन प्रोटेक्टेड है बट नॉन सिटीजन नहीं, बिकॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली राइट ऐसे हैं कि जो सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, नॉन सिटीजन्स पे नहीं। बट अगर किसी फंडामेंटल राइट पे वर्ड पर्सन यूज हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग सिटीजन और नॉन सिटीजन, अगर वर्ड पर्सन यूज हुआ है तो नॉन सिटीजन भी प्रोटेक्टेड होंगे, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ सम केसेस। सो आर्टिकल 13 पे काफी सारे क्वेश्चंस अराइज हुए वन आफ्टर वन, एंड कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को आंसर किया और लॉ को सेटल किया with the help of some leading cases. So we are discussing 3 leading cases here. The very first case is केशव माधव मेनन versus State of Bombay. इसमें जो क्वेश्चन था वो है कि अगर कोई लॉ जो 1950 दैट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले एप्लीकेबल था और उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है या फिर कोई केस रजिस्टर हुआ है, क्या वो सब ऑल टुगेदर खत्म हो जाता है 1950 आने के बाद, जस्ट बिकॉज वो प्रोविजन या लॉ हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस केस। तो इसमें क्या हुआ, एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसे प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 18 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट। ये 1950 आने से पहले का है। जब ये केस पेंडिंग था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1950 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने तक ये केस पेंडिंग में है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सो अपीलेंट क्या आर्ग्यू करता है? अपीलेंट कहता है कि सिंस आर्टिकल 13 क्लोज 1 में ये बोला गया है कि कोई भी एग्जिस्टिंग राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है वो सब वॉइड होंगे, तो मेरे केस में जो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है ये अगेंस्ट जाता है आर्टिकल 19 के, जो मुझे राइट देता है फ्री स्पीच का। सो इसलिए ये प्रोविजन वॉइड होगा और मेरा केस यहाँ पर ही खत्म होगा। सो कोर्ट इस कंटेंशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्ट करता है, एंड कोर्ट कहता है कि जितने भी पास्ट प्रोसीडिंग है उस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और केस डिसाइड करते समय कोर्ट बताता है कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 का कोई भी इफेक्ट नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव। देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 1। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पास्ट में उसको अप्लाई करना, उस पर्टिकुलर लॉ को जो आज आया है उसको पास्ट में अप्लाई करना। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड। कोर्ट ने कहा कि सारी ट्रांजेक्शन जो पास्ट में हुई हैं वो सभी वैलिड होगी, एंड आर्टिकल 13 क्लोज 1 हमारे प्रोविजंस को जो 1950 से पहले एप्लीकेबल थे सभी पर्पसेस के लिए वॉइड नहीं करता है। इट विल वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शंस। अगर वो ट्रांजेक्शंस या केसेस 1951 तक भी चलते हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज व्हाट दिस केस सेज। सो नेक्स्ट वन इज भिकाजी नारायण केस। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया गया 1947 के करीब,
और उसको अमेंड करके उसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया जिससे स्टेट का मोनोपोली स्टैब्लिश कर दिया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट टुक द एंटायर ऑपरेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एक मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी गई। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में हमारे पास, तो उसके चलते ये जो प्रोविजन था ये कॉन्फ्लिक्ट में चला गया आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी हमें राइट देता है कोई भी ट्रेड या बिजनेस करने का। सो आर्टिकल 13(1) कहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है या फिर अगेंस्ट है हमारे फंडामेंटल राइट के, वो वॉइड होंगे। सो इसी तरह ये प्रोविजन को भी वॉइड डिक्लेयर किया गया। बट व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट 1951 में एक अमेंडमेंट लाती है और अमेंडमेंट से आर्टिकल 19 में क्लोज ऐड कर देती है, 19 क्लोज 6, जिससे स्टेट को एक क्लियर वर्ड में मोनोपोली स्टैब्लिश करने का राइट मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि जो प्रोविजन 1950 में ही वॉइड हो गया उसे गवर्नमेंट कैसे 1951 में अमेंड करके रिवाइव कर सकता है। सो द कोर्ट इन दिस केस एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड ऑल्सो टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड। सो कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में जो वॉइड वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब खत्म होना नहीं होता ऑल टुगेदर। दैट मीन्स टू सस्पेंड, या फिर वो पर्टिकुलर प्रोविजन एक शेडो में चला गया, जैसे कि नॉर्मली एक्लिप्स में होता है। और जैसे ही उस सस्पेंडेड लॉ की इनकंसिस्टेंसी को हटाया जाता है तो वो प्रोविजन विद द फुल फोर्स विल बी एप्लीकेबल टू द सिटीजन, पहले की तरह। इनकंसिस्टेंसी को हटाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर दें, उसको इस तरह अमेंड कर दें कि जो कोई भी वर्ड या प्रोविजन हमारे राइट को वॉयलेट कर रहा था वो अब ना करें। और सेकंड वे है कि फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया जाए इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए। सो इस केस में गवर्नमेंट ने सेकंड वे चूज किया, गवर्नमेंट ने हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज किया और क्लोज 6 को जोड़ दिया, जो क्लियर वर्ड्स में स्टेट को राइट दे रहा है मोनोपोली स्टैब्लिश करने का। तो इस केस का रेशो क्या है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की जो डॉक्ट्रिन है ऑफ एक्लिप्स, उसमें वॉइड का मीन सस्पेंड होना या फिर शेडो में होना है, जो कि इनकंसिस्टेंसी रिमूव करके वापस फोर्स में लाया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड। सो द लास्ट केस इज श्री अंबिका मिल्स। इसमें सिमिलर पॉइंट डिस्कस किया गया था जो हमने पहले भी किया है कि जितने भी इनकंसिस्टेंट लॉज होते हैं जो कि सिटीजन्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बट वो एप्लीकेबल होंगे नॉन सिटीजन्स पे, बिकॉज नॉन सिटीजन्स आर आउटसाइड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सो इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि जो लॉज वॉइड होते हैं वो वॉइड ab initio नहीं होते, दे आर नॉट वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, उसको बाद में वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। दैट वॉइड मीन्स टू सस्पेंड, और वो सस्पेंड होते हैं सिर्फ सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स पे वो एप्लीकेबल होंगे। So this is all about Article 13 Clause 1. Article 13 Clause 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इन दैट वीडियो। So for that